છીએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લખનૌમાં આવાસોનું કર્યું લોકાર્પણ। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમમાં આપી હાજરી। ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર। 10 વર્ષમાં પહેલીવાર ગાંધીનગરમાં ભાજપ સંપૂર્ણ બહુમતી સાથે આગળ। 44 માંથી 41 બેઠક પર પીલું કવર। मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना हेठળ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ફાળવ્યા 74.70 કરોડ રૂપિયા। રોડ રિસર્ફેસ માટેના કરાશે કામ। मुंबई स्थित इजरायली कौंसिल जनरल श्री टॉमी शोशिनाने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलની લીધી ગાંધીનગરમાં મુલાકાત। આગામી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ઇઝરાયલને સહભાગી થવા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નિમંત્રણ પાઠવ્યું। कोरोना महामारी ने कारण मंदिरों बंद कराया था, पर कोरोना केस जता प्रख्यात नासिकનું શેરડી મંદિર ભક્તો માટે ખુલ્લું મુકાશે। 7 ઓક્ટોબરથી મંદિર ખોલવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। ચારધામ યાત્રા માટે સારા સમાચાર। કોટે પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં કર્યો વધારો। હેલિકોપ્ટર તૈયાર રાખવાનો નિર્દેશ। નમસ્કાર, ન્યૂઝરૂમ લાઈવ વિથ જીગર દેવાણીમાં મારી સાથે આપ સૌનું સ્વાગત છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે જોતા આવ્યા હતા કે ગાંધીનગર ચૂંટણીને લઈને આ વખતે પહેલીવાર ત્રિપાંખ્યો જંગ જામ્યો હતો। ત્રિપાંખ્યા જંગની જો વાત કરવામાં આવે તો સ્પષ્ટ રીતે આપણે જોયું હતું કે પહેલીવાર આપ પાર્ટી પણ મેદાનમાં આવી ગઈ હતી। આ તમામની વચ્ચે ભાજપે પણ એડી ચોટીનું જોર લગાવી દીધું હતું। ભાજપ માટે ક્યાંક આ એક મોટી પરીક્ષા હતી, કારણ કે સરકારના તમામ મંત્રીઓ બદલાયા અને ત્યારબાદ તેમની આ પહેલી પરીક્ષામાં તે લોકો સફળ થયા છે। 10 વર્ષમાં પહેલીવાર ભાજપને બહુમતી મળી છે। સંપૂર્ણ બહુમતી સાથે ભાજપે પોતાનો ભગવો લહેરાવ્યો છે। એટલે કે 44 બેઠકમાંથી 41 બેઠક પર ભાજપ, માત્ર 2 બેઠક પર કોંગ્રેસ અને 1 બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટી આવી છે। એટલે સ્પષ્ટ રીતે કહી શકાય કે ભાજપનો અહીંયા સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે। એટલે કે હવે જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ હવે આવવાની છે એ પહેલા ભાજપ માટે ગાંધીનગરમાં ખૂબ સારા સમાચાર કહી શકાય। આજની ચૂંટણી, તેના પરિણામની અસર, ભવિષ્યમાં તેના પર પડનારી અસર અને ભાજપે કરેલા ડેમેજ કંટ્રોલ પર આપણી સાથે ચર્ચા કરવા ન્યૂઝરૂમ લાઈવ વિથ જીગર દેવાણીમાં આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी नेटवर्क ना आलोक मेहता जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ न्यूज़रूम लाइव में। आलोक जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, जिस तरह से सरकार के सारे मंत्रियों को बदला गया, सीएम बदले, कोरोना सेकेंड वेव में अहमदाबाद गांधीनगर में काफी क्रिटिसाइज किया गया था पब्लिक से द्वारा, लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं उनकी रणनीति सफल होती हुई दिख रही है। 10 साल में पहली बार गांधीनगर में बहुमती के साथ बीजेपी जीतती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस परिणाम की, क्या असर आप देखते हैं? देखिए जिगर, मुझे लगता है कि गांधीनगर एक तो गढ़ भी तो रहा है और 2 इससे भी ज़्यादा संकेत है। देखिए पहले जो भाजपा की यात्रा निकल रही थी, कहा गया कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं था। उसको जो भी नाम दिया गया आप जानते ही हैं कि भाजपा ने कोशिश की और नाराज। फिर सरकार, सत्ता का बदला हुआ, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया। उसके बाद भी ये जीत का एक अलग नंबर 1। दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो भीड़ दिख रही थी उनकी सभाओं में, तो लोगों को लग रहा था कि अरे साहब, आम आदमी पार्टी तो गुजरात में जो सूरत में आया था उससे ज़्यादा गांधीनगर में ले आएगी। लेकिन उसके बाद भी जो सफलता मिली है, जो आपने कहा कि 41 सीटें कम नहीं होती, मतलब जिस हिसाब से देखा जाए, और ऐतिहासिक तो है ही। वैसे ठीक है कि हम लोग ये मानते हैं कि यदि गढ़ रहा है वहाँ पर इतना सीट लेना कोई बहुत आश्चर्य तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घोड़े पर सवार होकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात वापस लाने की जो बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनका सफाया होना ये एक संकेत है। चावल का दाना से आप पता करते हैं, चावल पकता है ना कि कितना पका है भाई, वो हो गया। उसके बाद यदि इसको खिचड़ी भी बनाना है तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं। आजकल कुकर है, सीटी बच जाती है, तो वो सर्वे सही नहीं होते।
कई लोग तो भविष्यवाणी कर रहे थे और कई लोग तो कह रहे थे कि बस बिल्कुल तैयार है। लोगों ने सर्वे, हम अपने दूसरे चैनल का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ चैनल से तो बाकायदा दिखा दिया कि बिल्कुल स्वीप कर रही है आम आदमी पार्टी। उस दृष्टि से ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, खासतौर पे अगर देखा जाए तो 2017 और 19 की बात की जाए, जो पिछला विधानसभा इलेक्शन था गुजरात के अंदर, उसमें से 5 में से गांधीनगर के अंदर 5 क्षेत्र थे, वहाँ 3 जगह पे कांग्रेस थी, 2 ही जगह पे बीजेपी थी। हालांकि 2019 में लोकसभा में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल कर दी थी, अमित शाह वहाँ से खड़े थे, तो पर कहीं ना कहीं गांधीनगर में ऐसा कभी बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं रहा, गांधीनगर होने के बावजूद, पाटनगर होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं ये जीत 44 में से 41 नहीं, हम कह सकते हैं कि मोर देन 90% रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई पूरे सरकार के मंत्रियों को, वो एक इंप्रेशन कहीं ना कहीं काम लग गई है। देखिए जिगर, मैं इसलिए फिर थोड़ा सा कांग्रेस की बात करूंगा। ये गांधीनगर जब बनाया गया, कांग्रेस की सरकार थी, मैं उन दिनों में गया भी हूँ गांधीनगर। अहमदाबाद से खाली आप और हम जैसे जो पत्रकार हैं वो बस से जाया करते थे। उस गांधीनगर में कांग्रेस का एक बनाए जाने से लेकर के, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ऐतिहासिक हुआ था 72-73, बाद में भी होता रहा। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह की कांग्रेस का गढ़ था वहाँ पूरा साफ होकर, वैसे ये सही है कि अडवाणी जी भी चुनाव उस इलाके में लड़े हैं, इसलिए लालकृष्ण अडवाणी, ये नहीं कहिए कि बीजेपी कोई आज ही सब हो गया। और फिर चाहे अमित शाह जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो लोग बड़े जमीनी रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री बनने से पहले, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बनने से पहले गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत देखिए सूरत ये जरूर है कि यदि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह या उनकी टीम के जो लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, वो लोग उसको हर इलेक्शन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो आपने जो अभी पिछले लोकसभा चुनाव का कहा, वो जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे आप हम कहते हैं भाई आज ही इलेक्शन का दिन है, हम तब भी आप और हम बात कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आज ही पूरा प्रदेश का इलेक्शन नहीं है, बट चुनाव को इसी तरह प्रतिष्ठा का चुनाव नहीं, सवाल ये है कि आप वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं। लीडर यदि जाता है तो वर्कर को लगता है मुझे घर घर जाकर के वोट लाना है। ये उस सफलता का जो कारण है, असली कारण ये है। और जो दूसरी पार्टियां वो सोचती है मोबाइल से कर लेंगे, हवा में हमारा प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी कि हम तो वहाँ इतना काम कर रहे हैं, या पंजाब में ऐसा का तरक्की हो रही है, सत्ता परिवर्तन हो गया, उससे जीत नहीं मिलती। जीत आपके नीचे के वर्कर के बल पर मिलती है, जो भाजपा ने खास करके महानगर पालिका, ये जो स्थानीय चुनाव है, इसमें तो और भी ज़्यादा वर्कर की भूमिका है। लीडरशिप आपको गाइड कर सकता है, लीडरशिप आपको एक नेतृत्व दे सकता है, उसके साथ साथ ज़रूरत होती है नीचे के घर घर, डोर डोर। इट शोज़, जो आपने कहा आगे जो चुनाव आएंगे विधानसभा के अगले साल, उस पर भी इसके निशान दिखाई देंगे। बिल्कुल आलोक जी, खासतौर पे पिछले 10 साल की बात की जाए तो 2011 में ऐसा कुछ हुआ था कि 15 सीटें ही बीजेपी के पास थी, 18 कांग्रेस के पास थी, यानी कि कांग्रेस जीती थी। लेकिन 2012 में वहां से पक्ष पलटा हुआ और बीजेपी ने अपनी सरकार गांधीनगर में मतलब अपना मेयर बना दिया। वही चीज 2016 में हुई, वहाँ 16 सीट थी, टाई पड़ गई, वापस पक्ष पलटा हुआ, यहाँ पे बीजेपी वापस जीत गई। मतलब कांग्रेस का परफॉर्मेंस कंपेयर टू दिस ईयर काफी अच्छा रहा है 2011 और 16 में, बावजूद वो सरकार नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ जो भी नेतागिरी है कांग्रेस के अंदर, वो भरोसेमंद नहीं है। जिताते तो हम हैं, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करके वहीं से जीत जाते हैं, तो फिर उनको वोट देने का मतलब क्या? तो एक ग्राउंड लेवल पे पब्लिक का भरोसा जीता जाए, वहां पे भी कहीं सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का दुर्भाग्य क्या है, लीडरशिप यहाँ पे कमजोर हो गई। कोई अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, तब भी राहुल गांधी नेता हैं, सोनिया गांधी नाम के लिए हैं, जिसको कहते हैं ना वर्किंग, उनको तो केवल ये बनाया गया है कार्यवाहक वो प्रेसिडेंट है। ऐसी स्थिति में पार्टी का यहाँ और प्रदेश के नेतृत्व में भी हमने माधव सिंह सोलंकी देखे, हितेन देसाई देखे, बड़े बड़े वहाँ पर नेता हुए, जैसे गुलाल हाथी थे। मतलब इतने बड़े नेता जहाँ रहे, मुरारजी भाई वो तो उसके पहले की बात कहेंगे आप, लेकिन गुजरात की जो भूमिका रही है उस दृष्टि से कांग्रेस ने स्टेट की लीडरशिप कमजोरी, अहमद पटेल उनका ठीक है, जबकि वो कोई ऐसे स्थानीय चुनाव में उतना नहीं, लेकिन पीछे एक बड़ी भूमिका लोगों को मोबिलाइज करने में करते थे कि लोग उनके साथ आएँ, उनके वर्कर काम करें। अब क्या है कि राहुल गांधी किससे मिलते नहीं मिलते पता नहीं चलता, किसको ले आएंगे, हार्दिक पटेल को ले आएंगे कि किसी और को ले आएंगे और जिग्नेश के बल पर चुनाव जीत जाएंगे। ये भी प्रमाण है कि जिग्नेश को अभी लाया गया राहुल गांधी के साथ, और उसका नतीजा क्या गांधीनगर में आया। गांधीनगर में दिखना चाहिए तरह फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, जिग्नेश की कोई असर नहीं, ये बात स्पष्ट है, बहुत सही कहा आपने। जिग्नेश से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा जो लोग कहते थे वो कहीं ना कहीं दिख रहा है गांधीनगर के इस इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर। आपने एक बहुत अच्छी बात की, आप देखिए कि हमारे पीएम और गृह मंत्री होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं वो गुजरात से कनेक्टेड है। जब वो गुजरात आते हैं या कोई आयोजन होता है, कुछ भी होता है, यहाँ से सामान्य कार्यक्रम से भी उनका एक ताल्लुकात रहा है।
सेंट्रल कांग्रेस की बात की जाए तो वहाँ की नेतागिरी गुजरात से बहुत ही जैसे विलुप्त हो गई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कहीं पे भी, आज चलो यूपी नजदीक आ रहा है इलेक्शन तो वहाँ एक्टिव हो गए, लेकिन गुजरात में उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो लोगों को लग रहा है यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। गुजरात कांग्रेस को अगर जिता भी दिया तो कौन उसको लीड करेगा, कैसे करेगा, ऊपर से कौन उसको कमान देगा, कोई है ही नहीं। ये भी एक इंप्रेशन गलत जा रही है। इसकी वजह से भी कि सिर्फ 2 सीट यानी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना के बरोबर है। वो भी स्थानीय जो काम किया होगा, वो कांग्रेस का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि आप और हम जो जानते हैं 2 या 3 सीट मिली होगी, वो भी इसलिए मिली होगी कि उसने भी कुछ अच्छा काम किया होगा और उसने लगातार अब संपर्क रहा होगा और वहाँ कहीं बीजेपी कमजोर पड़ गई, उसका फायदा मिला। लेकिन आपने जो बात कही, एक और बात है, आप कह रहे हैं कि वहाँ लीडर, भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप देखिए, कहाँ तो शेडो कैबिनेट की बात होती थी राजीव गांधी के समय से, लोग कहते हम बिल्कुल अमेरिकन पैटर्न है, ब्रिटिश पैटर्न है, तो आप तो कहते हैं ना अगला उम्मीदवार कौन होगा, वैसे उत्तराधिकारी भी बताया जाता है। आप यदि कहते हैं ना भाई मैं इनको आगे लीडरशिप डेवलप कर रहा हूँ, आपने अब वो तो दिखाई देता, अंधेरे में है। आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है, आपका पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? अरे मुख्यमंत्री आप बनाने के बाद उसको रहने नहीं देते हैं। कैप्टन अमरेंद्र सिंह का नाम कह दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, आप तो बात की बात करें अगले साल की। यहाँ तो 15 दिन पहले कैप्टन के लिए कहा गया पंजाब में कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, यही चुनाव लड़ेंगे, और 15 दिन बाद उनको हटा दिया गया, धक्का देकर के एक तरह से निकाल दिया, अपमानित करके। तो इसके बाद गुजरात की जनता कैसे भरोसा करेगी कि वो किसको, सोलंकी के बेटे को स्वीकार करेंगे कि पटेल को करेंगे कि दूसरे नेता को करेंगे? सबसे बड़ा है, आज भी माधव सिंह सोलंकी के बेटे वहाँ हैं, लेकिन उनको कहाँ जगह है, दिखाई दे रहा है नाम उनका। एग्जैक्टली। दूसरी एक चीज भी है, आप हमारे गुजरात में कहते हैं जितना बादल हो गरजा इतना बरसा नहीं, मतलब मेघ गरजे लेकिन बरसे नहीं है जो गरजता है। यहाँ पे देखिए आप पार्टी को लेके, सूरत को लेके कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखा। उनको लग रहा था सूरत में जो परिणाम आया, कहीं ना कहीं गांधीनगर में रिपीटिशन कर पा गए, सिर्फ 1 सीट मिली है आप पार्टी के लिए। यानी कि जो एक्सेप्टेंस गुजरात का ऐतिहासिक हमने देखा है, इतिहास पूरा आज तक तीसरा कोई भी मोर्चा आ नहीं पाया। खैर अभी तो मैं दूसरा भी नहीं बोलूँगा, 2 दशक से तो दूसरा कोई मोर्चा भी नहीं आ रहा है। तो आप पार्टी का कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये लग रहा है आपको? देखिए अरविंद केजरीवाल जैसे समझ रहे हो, हर जगह सोचते हैं कि मैं उतना ही सफल होऊंगा, दिल्ली का मॉडल। दिल्ली का विज्ञापन गुजरात में ज़्यादा कर रहे हैं। पहले दिल्ली में भी जिसको कन्विंस करें, तो गुजरात के लोगों को नरेंद्र मोदी के जो काम है 15 साल सत्ता, अब तो आप देखा जाए कि 20 साल उनको सत्ता में हो गए यहाँ और वहाँ, और वहाँ के रहते हुए भी आज भी जैसे आपने कहा अमित शाह या वहाँ पर कोई आए, जहाँ तक मेरी सूचना है, या उनके मंत्रियों के पास गुजरात का कोई आदमी आता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिला जाएगा। वो यदि कोई पार्टी का अच्छा काम कर रहा है, कांग्रेस में तो, और आम आदमी पार्टी, वो कल मैंने कुछ 2 साल पहले जिसने सोचा कि भाई मैं वहाँ आ सकती हूँ, आज वो देखने लगी कि गुजरात में तो हम विधानसभा चुनाव भी अगले साल जीत जाएंगे। एक मैं कह सकता हूँ कि उनका एक वो कोशिश सोच रहे हैं कांग्रेस का हम विकल्प बन जाएं, वो भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का भी वर्षों तक एक आधार रहा था, उसके पुराने लोग हैं, उसकी कांग्रेस की लीडरशिप की कमी है। वरना आम आदमी पार्टी केवल कागजी, जिसको कहते हैं कागजी शेर, हमारे अभी दुर्गा पूजा में जैसे कई लोग बनाए थे, एक शेर बना दिया आपने, तो पेपर टाइगर है। यदि आम आदमी पार्टी इस समय पेपर टाइगर बनकर पंजाब और गुजरात का संपन्न नहीं शिक्षित, महात्मा गांधी के समय से वहाँ का समाज सबसे शिक्षित समाज रहा है, वो पंजाब या दिल्ली से ज़्यादा शिक्षित रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ का मतदाता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, उसको जब बदलना होता सत्ता बदल देती उसने। भाई केशुभाई पटेल भी थे, शंकर सिंह वाघेला भी थे, यदि उनकी विश्वसनीयता कम हुई तो वो अपने आप बीजेपी ने उनको हटाया या जनता ने हटा दिया। केशुभाई ने पार्टी बनाई थी, शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई थी, भाई वो तो ये भी नहीं, कांग्रेस के कुछ लोगों ने अलग अलग पार्टी बनाई, चिमनभाई पटेल वगैरह बाद में दूसरी पार्टी में भी आए, लेकिन क्या उससे फायदा हुआ? तो आज केजरीवाल ये सोचे कि मैं जाकर के वहाँ कब्जा कर लूँगा, ये केवल दिवा स्वप्न कह सकते हैं, जो कहते हैं ड्रीम। आप दिन में सपने देखते हैं, लोग रात को सपना देखते हैं, कई बार सोचेगा सपना सच हो जाएगा, या दिन का सपना कैसे होगा? दिन में आपको काम करना होगा। और दूसरा आनंद जी, खास तो ये जैसे ये जीत हुई सेलिब्रेशन को लेके सीएम के साथ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग नेताओं की भी बैठक शुरू हो गई और कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल बना गया, और सूरत के अंदर भी उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। सीआर पाटिल जो कि नाराज चल रहे थे, ऐसा बात आ रही थी, उनका भी एक चेहरा सामने आ रहा था जब सीएम का डिक्लेरेशन होने वाला था, तो कहीं ना उनको लेके बहुत बड़ी असमंजस और अफवाह थी। लेकिन इस बार सीएम और सीआर दोनों साथ में दिखे सेलिब्रेशन के टाइम पे, तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब जब विधानसभा के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम सब जो पहले थे और आज है सब एक ही है, वही हमारा जज्बा है, वही हिम्मत है, वही आशा है, और बीजेपी में कोई भी मनमुटाव नहीं है, कोई भी आंतरिक असंतोष नहीं है, कोई भी जुटवाद नहीं है। ये भी एक मैसेज देने को लेके भी अगर क्यों ना किया हो, लेकिन वो सफल जा रहा है।
तो वो सारी चीजें बाकी कोई पक्ष में नहीं दिख रही। देखिए जिगर, इस पर मैं एक बात कहूँगा, ऐसा मैं नहीं मानता कि मतभिन्नता नहीं होगी, प्रतियोगिता नहीं होगी। मैं ये मानता हूँ कि भूपेंद्र मैंने जिनको नहीं बन पाए, आप ये कहेंगे भूपेश बघेल बन गए तो उनको लेकर के थोड़ा सा लगेगा कि भाई CR पाटिल को हमें नहीं बन पाए, या और भी उम्मीदवार थे, कितने लोग नहीं बन पाए। लेकिन उस पार्टी में जैसे घर में होता है ना, महाभारत में कहा गया था हम यदि बाहर वाला कोई आएगा तो हम 105 हैं, कौरव तक के लिए। तो यहाँ तो ये स्थिति है कि यदि कभी मतभिन्नता होती, कभी बाहर नहीं आती पंजाब, या तो भी पार्टी से बाहर चले जाए या निष्कासित हो जाए, वो तो अलग है। अन्यथा ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ अंदर से उनको मालूम है कि मेरे आज यहाँ दायित्व तो लगाया गया है। आपको कहा आज आप यहाँ से करेंगे कि गांधीनगर से करेंगे या द्वारका से जाकर करेंगे, सो आप कहीं बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि आप द्वारका से बोल रहे हैं। लेकिन ये एक अनुशासन जो होता है किसी भी प्रोफेशन का या किसी पार्टी का, तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके यहाँ वैसे मतभेद नहीं होते कि वो हरवा दें। ज़्यादा कुछ समय के लिए तो आदमी को कष्ट होता ही है, भाई मुझे यहाँ आज थाली में इसको यहाँ 2 ज़्यादा मिठाई है, मुझे शुगर है तो मुझे 2 मीठा खाने को नहीं मिल रहा है, तब भी आदमी को कष्ट होता है। तो वो मैं मान सकता हूँ, मीठा खाने वाले, नमकीन खाने वाले गुजरात के लोग, वो हो सकता है फाफड़ा में जब आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको नमक वाला ज़्यादा नहीं खान देते गुजरात में, ज़्यादा इतने मीठे होते हैं, हम लोग गुजराती में नमक को भी मीठू बोलते हैं, इसलिए उसको भी नियंत्रण रखना होता है। तो यहाँ ये है कि नियंत्रण रख करके कोशिश की जाती है पार्टी में। और जब किसी समय में कांग्रेस में भी कुछ लीडरशिप स्टेट की थी तब कुछ होता था, अब तो कोई वैक्यूम सामने कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये झगड़े नहीं बढ़ेंगे, बल्कि बेहतर है कि बीजेपी इस गांधीनगर और सूरत में भी पहले से ज़्यादा स्थिति में पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और खासतौर पे जो अब तक की सिचुएशन थी और 2017 की देखा जाए तो बहुत ही कठोर स्थिति थी। सुबह तक तो कांग्रेस आगे चल रही थी, वहाँ गांधीनगर में तो नो डाउट बाजी मारी। तो अब लग रहा है कि इस परिणाम का असर 2022 में बीजेपी के फेवर में ज़्यादा दिख रहा है, या कहीं ना कहीं असर होगी? बिल्कुल, देखिए 2022 में इसका बहुत असर दिखाई देगा। और पार्टी जिस तरह से अभी से तैयारी कर रही है, एक तो ये जो पन्ना प्रमुख की जो काम है मोदी और शाह की जोड़ी का, ये आज भी वहाँ काम करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए जहाँ कमी रही होगी, जहाँ डिजिटल में चले गए, लेकिन उसको आप बदल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि डिजिटल से सब कुछ काम हो सकता है। जैसे आप सूचना पहुँचाते हैं, कोरोना काल में जो ऐसा आपने कहा शुरू में भी, कुछ लोग नाराज़ भी हुए होंगे, लेकिन अस्पतालों के में यदि सुधार के काम लगातार होते रहे। देखिए आदमी दुख के बाद ये देखना नहीं चाहता है, उम्मीद पर जीता है। जितना इंडस्ट्रियलाइज आज भी आपने अभी हमने न्यूज़ दिखाई है, विदेशी आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात के लिए बाहर बुलाने निमंत्रण शुरू हो गए हैं कि हम कैसे बड़े आयोजन करेंगे। तो मुझे लगता है कि 2022 के इलेक्शन के लिए बीजेपी आज भी स्ट्रांग है। ये ठीक है कि जहाँ कोई कमी करेगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगा या कांग्रेस अपनी कोई ताकत बढ़ाने की कोशिश करे तो मुकाबला खड़ा हो सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि साहब बीजेपी आज के नतीजे के बाद तो ज़्यादा दिखता है कि उसे सफलता का विश्वास ज़्यादा कायम होगा, और इसलिए वर्कर और सरकार दोनों को और ताकत से अगले साल काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी जो असमंजसता क्रिएट करने की कोशिश की थी, त्रिपाखिया जंग है ये बता के कि कांग्रेस से बीजेपी है, आप भी मैदान में आ गई, वो कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो परिणाम आया उससे स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी का वर्चस्व, उनका प्रभुत्व या उनकी जो इमेज है गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली, वो अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर मेरा ऐसा मानना है आलोक जी कि भूपेंद्र पटेल के आने के बाद जो बीजेपी ने सोचा था कि इमेज में सुधार लाने की जो कोशिश, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश थी। कोरोना में जो डैमेज हुआ था वो डैमेज कंट्रोल करेगी, क्योंकि उस पर गुजरात में बहुत एक गुस्सा था सरकार पे लोगों का, काफ़ी लोगों की डेथ हुई, हालांकि वो पूरे भारत में ऐसा था। तो इन सब में ये जो नए सीएम और उनके साथ जो पूरी कैबिनेट की जो सारी नेता जो भी नए चेहरे आए, उनका एक इंप्रेशन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा है, ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए लोगों के साथ काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को अगले चुनाव में मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए आपने जो बात सही कही, देखिए इसमें डबल हो गए ना। जो इस समय मंत्री थे वो हटे हैं, लेकिन उनको कोई पार्टी से तो बाहर नहीं चले गए। उनमें से हो सकता है 2, 4, 5 को टिकट, 10 को कम मिले, 20 को कम मिले, लेकिन उसके बाद वो लोग फिर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो नए मंत्री बने हैं वो उससे डबल उत्साह से काम करेंगे। जो पहले मंत्री थे उनको लगता है अगली बार हम फिर आ सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई, जब वापस जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आई या हरियाणा में है अपनी सरकार, तो वापस ऐसे कई पुराने अनुभवी लोगों को रखा जाता है। तो देखिए इसीलिए पार्टी में ये माना जाता है कि आपकी ड्यूटी कल संगठन में है। कल आज जो संगठन में CR पाटिल है, कल उनका कोई ऐसा नहीं है। भाई हो सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को अगली बार दिल्ली में बुलाकर कोई और जिम्मेदारी दे दें और CR पाटिल को मुख्यमंत्री बना दे। तो ये सब आगे के लिए रणनीति में
जिसको कहते हैं बैकअप प्लान। आप युद्ध में भी एक सेकंड लाइन जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आज हमारा एक कोई चीज़ में समस्या है तो उसका तुरंत हम एक बैकअप रखते हैं ना कि भाई ये कैमरा यदि लाइट चली जाएगी दूसरा हमारे साथ फ्लैश तुरंत काम करेगा। ये पार्टियों को और किसी भी लीडरशिप को, किसी भी कारपोरेट हाउस को, सबको करना चाहिए। वो जो पार्टी करती है तभी सफल होती है। कांग्रेस ने सेकंड लाइन ही खत्म कर दिया, बीजेपी ने सेकंड लाइन हर जगह बना के रखी है। तो नया मुख्यमंत्री आए, उसका उत्साह भी बना है, उसकी वो काम करके दिखाएंगे, 3 महीने में पता चल जाएगा भाई कितना आगे। आपको 90 दिन भी मिलते हैं तो उसमें ये मालूम हो जाएगा कि वो कितना करके दे सकते हैं। और नए साल में 2022 जब शुरू होगा तो और तेजी से काम आगे बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल। और सेंट्रल लीडरशिप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है गुजरात के साथ, उसके भी एक इंप्रेशन बनती है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं, जैसा हमने आगे बात की, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गुजरात से मानो कि जैसा कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखो हार जीत वो होती रहती है, लेकिन अगर पब्लिक को एक भरोसा जीतता है, वहाँ लोगों तक पहुँचना है, उनको बताना है कि एक ऑपोजिशन में हम भी खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। तो एज ए ओपोनेंट भी एक अपना रोल होता है। जैसे कोविड में बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत सारे सोशल मीडिया में मैंने ग्रुप देखे कि जो लोग बहुत लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। उस टाइम अगर विपक्ष ने बड़ा रोल प्ले कर दिया होता तो आज शायद इमेज कुछ अलग होती। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाकी दोनों पार्टी को बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है बीजेपी से। देखिए बहुत बड़ा उदाहरण यदि मैं कहूँ, राहुल गांधी अमेठी से क्यों चुनाव हारे। स्मृति ईरानी पहले एक चुनाव हार गई और उसके बाद लगातार उन्होंने वहाँ काम किया। अमेठी में घर जाकर के बाकायदा घर भी ले लिया और जाती रही। हारने के बाद भी देखिए असली लड़ाई युद्ध में हारने के बाद फिर आगे कैसे बढ़ते हैं। एक कदम जब पीछे हटते हैं, युद्ध में सिखाया जाता है कि आप एक कदम यदि पीछे हटिए फिर आगे हमला करिए। तो यदि आप हार भी गए, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य क्या है, हार गए तो बैठ गए कि भाई हमने कुछ अब गुजरात, जैसे आप ना अभी जब चुनाव आएगा तो हो सकता है फिर से राहुल गांधी और वहाँ जाने लगे। अरे भाई आप तब जाइए ना जब हार गए। आज गांधीनगर में जाके या कोई बड़ी घटना होती है, गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, आप ये कहें नहीं भाई आइए जिगर, आप यदि मुख्यमंत्री या मेयर बन गए, हम आपके साथ चलेंगे इस समस्या को निपटाने के लिए। आज दुर्गा पूजा है, चलिए हम, लेकिन ये नहीं करते। इस समय जो कांग्रेस में जो लीडरशिप है उतनी, जिसको कहें कि हम अब ऐसा कड़ा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन ये गलतियां कर रहे हैं जिन चीज़ों में समाज में आप दिखाई दें। कई बार सत्ता के साथ रह करके अटल बिहारी वाजपेयी या उस जमाने में कांग्रेस के कई ऐसे लीडर थे जो एक साथ मिलके भी एक दूसरे को काम करे। आज मोतीलाल वोरा नहीं है, शंकरदयाल शर्मा नहीं है, जो कांग्रेस के पुराने नेता थे। वो कई बार आपको लगता था कि बीजेपी, अरे भाई कहीं तो नरसिंह राव के लिए लोग कहते थे तो बीजेपी के याद नहीं है क्या, मतलब। तो आपकी ये इमेज भी तो बनना चाहिए। यदि जनता ने खोया तो लोगों को लगे नहीं कोई बात नहीं, इस बार हमने इनको नहीं दिया, हम कांग्रेस देंगे। तो थर्ड, एक तो पार्टी आने का भी नुकसान कांग्रेस को है, तो कांग्रेस अपना आधार वहाँ पर धीरे धीरे खुद खोती जा रही है। बहुत सही कहा आपने आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरह से आपने बताया कि गांधीनगर का ये परिणाम क्या दिखाता है, उसके पीछे क्या असर है, क्या मेहनत रही होगी और उसकी असर 2022 में क्या हो सकती है, और उससे कांग्रेस और आपको क्या सीखना है, समझना है, और उसका पूरा जो एनालिसिस किया गया आपकी ओर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट थी गई कि जे रीते परिणाम आव्યું છે ભાજપનો સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા સ્વીકાર કરી લેવામાં આવ્યો છે। रही बात आम आदमी पार्टीनी, तो दिल्ली मॉडल અહીંયા સ્વીકારે એટલા માટે નથી, એ સમજવાની જરૂર છે કે વડાપાઉંનું ચલણ મુંબઈમાં હોઈ શકે છે, ગુજરાતમાં તો ભાજીપાઉં જ બેઠા છે, છોલે કુલચે દિલ્હીમાં ચાલશે। એટલે તમે જબરજસ્તી કરીને એ મોડલને બીજે ક્યાંક ઇમ્પ્લિકેશન કરવાની કોશિશ કરશો તો ગુજરાતની જનતા બની શકે કે ન સ્વીકારે, કારણ કે એમની રીતભાત અલગ છે। रही बात आ त्रिपाख्या जंगनी, तो त्रिपाख्या जंगनी कोई पण प्रकारनी शक्यता अहींया जोवा नथी मळती अने कांग्रेसनुं नामो निशान ना बरोबर छे, कारण के मात्र 2 सीट आ एक मोटी ऑपॉर्च्युनिटी हती। 16 બેઠકની टाई 2016 માં थया पछी पण जो अत्यारे सीधी 2 બેઠક पर कांग्रेस आवी जाय छे, तो शुं अने केवा प्रकारनी भूल कांग्रेस करी छे ए समजवानी जरूर छे। अने अधूरामां पूरुं बीजेपीए जे डेमेज कंट्रोल कर्यो छे अने भूपेन्द्र पटेलनी आ पहली परीक्षा हती, आ पहली परीक्षामां गांधीनगरनी अंदर भव्य जीत आ मेळवी छे, એટલે ચોક્કસથી એક મોરલ બૂસ્ટઅપ તે લોકોને મળશે। જોવાનું રહેશે કે આ પરિણામને 2022ના વિધાનસભા ઇલેક્શનમાં બીજેપી કેટલું એન્કેજ કરી શકે છે, અને માત્ર એટલું જ નહીં, સાથે સાથે જનતા માટે, સામાન્ય લોકો માટે શું અને કેવા પ્રકારના કામ ગાંધીનગરમાં વધે છે તે હવે પ્રાથમિક જવાબદારી હશે। ન્યૂઝ રૂમ લાઈવ જીગર દેવળીમાં અત્યારે બસ એટલું જ। દેશ દુનિયાની તમામ મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ અને ખબર માટે આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।